जो एक्विजिशन होता है ना आपके इंटेंजिबल एसेट्स का, दैट शुड बी, इट कैन बी कैटेगराइज अंडर डिफरेंट कैटेगरीज अदर देन गुडविल। तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस होते हैं, कुछ उसके लिए क्राइटेरिया होता है, एंड दैट क्राइटेरिया इज लीगल क्राइटेरिया फर्स्ट वन, एंड द अदर वन इज सेपरेबिलिटी क्राइटेरिया। लीगल क्राइटेरिया में अगर आपको कोई परमिशन मिल रखी है, कोई वैक्सीन रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च, कोई भी इस तरह का है आप में जिसके जिसके अंदर आप एंगेज्ड हैं अभी एट प्रेजेंट, तो वो आपका लीगल क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। मतलब कि उसको आपको गवर्नमेंट से वैक्सीन का मिल रखा है, न्यूक्लियर रिसर्च करने के लिए आपको लाइसेंस मिल रखा है, सो यू कैन सोल्ड दैट पर्टिकुलर थिंग सेपरेटली, सो ऑब्वियसली यू गॉट द राइट टू परस्यू दैट पर्टिकुलर रिसर्च, सो आप उसको सेल कर सकते हो। एंड द पर्सन हु एक्वायर दैट पर्टिकुलर व्हाट वी कॉल इट पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट, तो उसको अपने अलग से इंटेंजिबल एसेट्स दिखा सकता है अदर देन गुडविल। ठीक है, नहीं तो पहले इसमें क्या होता था, हम उसमें भी पढ़ते थे कि जो गुडविल हो, जो भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनको हम नहीं लेते, बट इसमें यहाँ पे इस बेस के ऊपर हम दिखा सकते हैं। अगर कोई एक्वायरी है इंटेंजिबल एसेट उसने ले लिया इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा विच कैन बी सोल्ड एंड कैन बी एक्सचेंज एंड कैन बी गिवन ऑन रेंट, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज सेपरेट इंटेंजिबल एसेट्स फ्रॉम गुडविल। तो उसको हम कंसिडर करेंगे एक सेपरेट इंटेंजिबल एसेट जो कि अदर देन होगी गुडविल। ठीक है, तो एक्सेप्शन भी होती है, और इसकी एक एक्सेप्शन यही है, एक तो मतलब सेपरेबिलिटी की, उसको हम सेपरेटली सोल्ड कर सकते हैं, विच कैन बी सोल्ड, कैन बी एक्सचेंज, कैन बी गिवन ऑन रेंट, देन विल कंसीडर। इसकी एक एक्सेप्शन वो कस्टमर लिस्ट आ रखी है, मेरे पास में किसी का डेटा है, मेरे पास कस्टमर लिस्ट है किसी के पास में, तो एक्वायरी उसको अपनी बुक्स में कुछ नहीं लिखता, बट एक्वायरर के लिए वो चाहे तो अगर वो उसके लिए पे कर रहा है तो ही कैन, तो वो उसके लिए उसको अपनी बुक्स में एक सेपरेट इंटेंजिबल एसेट्स की तरह दिखा सकता है। फिर इसकी जो सेकंड एक्सेप्शन है वो ये है, इन प्रोसेस रिसर्च ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई ऐसा आपकी रिसर्च चल रही है, इट इज़ रिसर्च नॉट डेवलपमेंट, कोई आपकी रिसर्च चल रही है जिस पर दूसरा एक्वायरी ने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट कर रखा है, ओके, इन इट्स बुक एक्सपर इंडिया 38, वो उसको नहीं रिकॉर्ड कर पाया इंटेंजिबल एसेट, बट एक्वायरर कैन रिकॉग्नाइज इट सेपरेट एट द टाइम ऑफ बिजनेस एक्विजिशन इफ एक्वायरर एस्टिमेट की जो स्पेसिफाइड रिसर्च है विल बी डेवलप्ड इन फ्यूचर, वो फ्यूचर में डेवलप हो जाएगी, एंड देर आर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन इट, उसके अंदर फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे उससे, तो वो चाहे तो उसको लिख सकता है। फिर एक इसके ऊपर क्वेश्चन था वही कि लिमिटेड वाला, कि पेटेंट लाइसेंस वो सेपरेट इंटेंजिबल एसेट उसको लिख लेगा फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम द एसेट, क्योंकि हम उसको मेजर कर सकते हैं फॉर द एसेट ऑन द एक्विजिशन डेट, तो उस बेस पे ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में कंसेप्ट फिफ्थ आ जाता है आपका कंटीजेंट कंसिडरेशन। कंटीजेंट कंसिडरेशन क्या हो गया कि आपको किस जो कंसिडरेशन दैट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग, इट कुड बी योर सेल्स, प्रॉफिट्स, इंक्रीज इन ईपीएस और रिटेनिंग द कस्टमर एक्सेट्रा। तो इसके अंदर वही हो जाता है कि जो आपका कंटीजेंट कंसिडरेशन है उसको आप परचेज कंसिडरेशन का पार्ट समझोगे। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ कंटीजेंट एक्विजिशन डेट, एक्विजिशन डेट को उसकी फेयर वैल्यू कंप्यूट करेगा। फेयर वैल्यू कैन बी मेजर रिलायबली ऑन इट विल बी रिकॉग्नाइज एज लायबिलिटी बट विल बी कंसिडर्ड एज परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, उसको आप रिलायबल कर सकते, रिलायबली आप उसको मेजर कर सकते हो, तो आप उसको लायबिलिटी में लिखो, इट विल रिकॉग्नाइज लायबिलिटी, बट उसको आप परचेज कंसिडरेशन भी मानोगे। ठीक है, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट और कंटीजेंट कंसिडरेशन ये आगे। इसके अंदर ये है कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट जो भी करेंगे एट ईच बैलेंस शीट डेट फॉर पेंडिंग आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कंटीजेंट इफ एनी चेंजेस टेक प्लेस इन फेयर वैल्यू ऑफ कंटीजेंट कंसिडरेशन, अरे एक साल के अंदर, या फिर आप जब भी सब्सिक्वेंटली उसको मेजर कर रहे हो, जब आप उसको दोबारा कर रहे हो और यू आर फेसिंग एनी चेंजेस in the fair value of contingent consideration, then it will be transferred to profit and loss account because it is taking place obviously after 1 year, otherwise it would have been adjusted in goodwill, but ये आफ्टर 1 year चेंज हो रहा है तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ही कंसिडर करेंगे। जो कंसेप्ट है मेजरमेंट का पीरियड विल नॉट बी कंसिडर फॉर चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ कंटीजेंट कंसिडरेशन। ओके, it means the change in fair value of contingent consideration will not have any impact on goodwill या कैपिटल रिजर्व ऑन एक्विजिशन डेट। ये थोड़ा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो आपकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है, ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट पीरियड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ कंटीजेंट कंसिडरेशन। इट मीन्स द चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ कंटीजेंट कंसिडरेशन विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन गुडविल, कैपिटल रिजर्व ऑन एक्विजिशन डेट। जो एक्विजिशन डेट की आपकी वो है उस पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा।
इसका इम्पैक्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा, वो ही ये बताना चाह रहा है कि इसका इम्पैक्ट उस पर नहीं आएगा। हालांकि इसकी एक एक्सेप्शन है, इसमें ये है कि अगर कंटीजेंट कंसिडरेशन प्रॉमिस किया है फिक्स नंबर में ये हो गया कि आपको इतने ही शेयर्स जाने हैं, ठीक है, उसमें ना एक तरह से वो अमाउंट, इन दोनों में ना कंफ्यूज मत होना, जहाँ शेयर्स फिक्स है वो चेंज नहीं होगा, शेयर्स फिक्स हो गए, हमें शेयर्स को वैल्यू देनी है, हमें ये नहीं देखना अमाउंट कितनी फिक्स हो गई है, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे शेयर्स की वहाँ पे वैल्यू चेंज हो जानी है। हमने उसको बोला तो 2 लाख शेयर्स, 20 लाख अमाउंट उसको फिक्स की थी, तो 20 लाख के लिए अब हम इतने शेयर्स हो गए, तो उसकी फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग 2 लाख के शेयर्स हैं, 2 लाख की उस टाइम पे वैल्यू थी 100, ठीक है, मान लो 2000 शेयर्स उस टाइम पे हो गए उसके अकॉर्डिंगली। आज सिचुएशन चेंज हो गई, ठीक है, तो 2 लाख के लिए हमें आज करने पड़ रहे हैं इशू 3000 शेयर्स, तो 3000 की आप फेयर वैल्यू लोगे ना, ऑब्वियसली बात आपको 3000 की फेयर वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो 3000 शेयर्स जब आप उनको इशू कर रहे हो तो उसकी फेयर वैल्यू जो होगी वो लेंगे हम, ठीक है, तो उससे वो चेंज हो जाएगा। लेकिन जो फिक्स नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं ये थोड़ा अजीब कंसेप्ट है, इसमें डाउट भी है, ये बाद में देखूंगा वैसे एक बार अभी, ठीक है, अभी तो बस ये समझ लीजिए जो फिक्स नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं तो ऐश करो और देखना ही नहीं है मतलब इसके अंदर, ठीक है, जो हमारा ये है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के अंदर, जो प्रॉमिस फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर शैल बी कंसिडर्ड एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड विल बी रीमेजर्ड एट ईच बैलेंस शीट डेट एंड चेंजेस शैल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी अगर प्रॉमिस किया गया वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स का, व्हेन अमाउंट इज फिक्स फॉर शेयर्स, व्हेन अमाउंट इज फिक्स्ड फॉर शेयर्स, इतनी अमाउंट जो है वो फिक्स कर दी शेयर्स की, देन अमाउंट इज फिक्स फॉर शेयर्स इंस्टेड ऑफ नंबर्स, नंबर की जगह वहाँ पे जो है नंबर फिक्स थे, यहाँ पे जो है अमाउंट फिक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे मेजरमेंट होगा। तो ये वाला क्वेश्चन था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 43, ये हमने देखा था ना कल, अंदर ये था कि रादर ए लिमिटेड इशू वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स हैविंग फेयर वैल्यू इक्वल टू ₹40 लाख आफ्टर 1 ईयर, जिसकी फेयर वैल्यू 1 साल बाद जो है वो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, 40 लाख। अमाउंट चेंज हो गई है भाई यहाँ पर, ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स भी उसने बोला है, उसने यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं बोला। इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स फॉर द फर्स्ट ईयर फॉलोइंग एक्विजिशन एक्सीड्स 1 करोड़ तो एम लिमिटेड इशूज शेयर विद ₹40 लाख आफ्टर ईयर, तो वो चीज़ आप उसको कंसिडर कर लो, उसका जो है वो निकाल लो प्रॉफिट एंड लॉस और वहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे हम, ठीक है, ठीक है। फिर क्वेश्चन 42 भी ऐसा ही था, एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे आ जाएगी, कंटिजेंट कंसिडरेशन 20 तो 120 टोटल हो गया, 80 करोड़ जो भी एसेट होगी हम वो ले लेते हैं और फिर गुडविल बची हुई आ जाती है। फिर आ जाता हमारा पार्ट 8 के अंदर आता है हमारा कंटिजेंट कंसिडरेशन।